हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 12th एंड 11th के अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एग्रोनॉमी 11th का अनसॉल्व्ड लेकर आए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न का नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन तिलहनी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहनी फसल नहीं है? तो स्टूडेंट, सरसों, मूंगफली, मक्का, सूरजमुखी। आप लोग जानते ही होंगे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी से हमें तिलहनी मतलब तेल प्राप्त होता है। मक्का से हमें तेल नहीं प्राप्त होता है, तो मक्का हमारी तिलहनी फसल नहीं है। आंसर नंबर 3 सही है। एंड ओके, अगला देखिएगा क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? तो स्टूडेंट, मूंगफली के द्वारा। ठीक है, मूंगफली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? ठीक है, तो बोरान हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देर से बोई गई फसल की बीज दर, गेहूं की फसल की बीज दर कितनी होती है? जो देर से बोई जाती है गेहूं की फसल, उसकी बीज दर कितनी होती है? तो लगभग सेम ही रहता है स्टूडेंट, 1 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला देखिएगा प्रश्न, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है। सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है तो स्टूडेंट 21 से 25 दिन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, 21 से 25। आगे देखिएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि हमें एक शब्द में लिखना है। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक शब्द में लिखना रहता है। ओके, क्या है? संकर धान की एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। स्टूडेंट, संकर धान की उन्नतिशील प्रजाति का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो पंत संकर धान 1 हो गया। ठीक है, पंत संकर धान 1। अगला क्या है? 1 हेक्टेयर के लिए कपास की बीज की मात्रा कितनी होती है? 1 हेक्टेयर में कपास की बीज की मात्रा कितनी लगेगी? तो देखिए, देसी जातियां और संकर जातियां 2 प्रकार से लगती है। ठीक है, तो पहला हो गया देसी जातियां 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, दूसरा है संकर जातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे देखिएगा नंबर 4 क्वेश्चन, पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं 2 द्वितीयक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या होता है? पहला हो गया कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। ओके, पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। अब हमारे कौन से क्वेश्चन है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? गुच्छेदार मूंगफली की एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। गुच्छेदार मूंगफली की एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। तो आंसर क्या है? कोयल जी 201। ओके, कोयल जी 201। ओके, अगला क्या हो गया? सरसों में माहू एफिड की रोकथाम की विधि लिखिए। ठीक है, सरसों में एफिड की रोकथाम की विधि लिखिए। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे? माहू की रोकथाम हेतु रोगर डाईमेथोएट कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। ठीक है, आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला हमारा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, गन्ना बोने की विधियां लिखिए। गन्ना बोने की विधियां लिखिए। तो स्टूडेंट, गन्ना बोने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। नाली विधि, गड्ढा विधि, समतल विधि। ठीक है, इसको हमें लॉन्ग से नहीं लिखना है। नाली विधि, गड्ढा विधि, समतल विधि। ओके, यदि डिटेल में पूछता है तो डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है? बरसीम बोने की विधियां लिखिए। तो स्टूडेंट, बरसीम बोने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, छिटकवा विधि, कतार विधि। ओके, अगला क्या है? संकर मक्का की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए।
संकर मक्का की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। पहली क्या है, गंगा 5, दूसरी HQPM1। ओके, HQPM1 याद रखिएगा। ओके, नंबर 10 प्रश्न क्या है हमारा, अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। तो क्या हो गई, पहली हो गई मालवीय 13, दूसरी हो गई पंत अरहर 291। ओके, 291, पंत अरहर 291 और मालवीय 13। अगला प्रश्न क्या है, सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। ओके, क्या लिखना है, तो इसमें क्या है, JS 335 और PK 416। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो स्टूडेंट पहला प्रश्न हमारा है, संकर धान की खेती का वर्णन कीजिए। संकर धान की खेती का वर्णन कीजिए, अथवा जैव एवं अजैव खाद की प्रयोग विधि लिखिए। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, संकर धान की खेती। ठीक है, जो कि हमें 500 लगभग 500 शब्दों में लिखनी है। 500 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, अच्छा ही रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है देखिएगा, संकर धान ऐसी उन्नत किस्मों से तैयार किया गया है। संकर धान ऐसी किस्मों से, उन्नत किस्मों से तैयार किया गया है जिनमें 2 भिन्न अभिभावक लाइनों के गुणों को मिलाकर अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त की जाती है। ठीक है, संकर धान ऐसी उन्नत किस्मों से तैयार किया गया है जिनमें 2 भिन्न अभिभावक, मतलब अलग अलग अभिभावक लाइनों के गुणों को मिलाकर अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त की जाती है। ठीक है, और क्या है, सामान्य धान की अपेक्षा संकर धान 20 से 30% अधिक उपज देता है। ठीक है, जो सामान्य धान होता है उसकी अपेक्षा संकर धान 20 से 30% अधिक उपज देता है। ठीक है, उसके बाद भूमि की तैयारी। ठीक है, भूमि की तैयारी देखिएगा, संकर धान के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, संकर धान के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। और हमें खेत की तैयारी कैसी, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, 2 या 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाए। ठीक है, 2 या 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाए। इसके बाद पलेवा कर खेत को समतल किया जाता है। ठीक है, अगला आगे क्या है, बीज एवं नर्सरी प्रबंधन। ठीक है, बीज एवं नर्सरी क्या है देखिए, संकर धान के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ठीक है, जो संकर धान होता है उसके लिए हमें प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज उपयुक्त रहता है। ठीक है, आगे क्या है, बीज को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, नर्सरी में बीज की बुआई की जाती है। पहले तो हम जो बीज बोएंगे वो नर्सरी में बोएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब पौध तैयार हो जाएगी तो 20 से 25 दिन बाद रोपाई के लिए ले जाएंगे। ठीक है, रोपाई के लिए नर्सरी से निकालेंगे। उसके आगे क्या है, रोपाई विधि। अगला क्या है हमारा, रोपाई विधि। रोपाई सामान्यतः 20 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। ठीक है, 20 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई की जाती है। एक स्थान पर 1 से 2 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, एक स्थान पर 1 से 2 पौधे लगाए जाते हैं। इससे पौधों को उचित पोषण एवं स्थान मिलता है। ठीक है, आगे क्या है, उर्वरक प्रबंधन। संकर धान को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो संकर धान होते हैं सामान्य धान के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की आवश्यकता उनको अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम। ओके, पोटास 40 किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में दिया जाता है। और अगली स्टेज हमारी क्या है, सिंचाई प्रबंधन। धान की फसल को 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है।
अधिक या कम पानी दोनों ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, खरपतवार एवं रोग नियंत्रण। खरपतवार एवं रोग नियंत्रण। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्यूटा क्लोर या प्रीटिला क्लोर का प्रयोग किया जाता है। ओके, रोगों से बचाव के लिए उचित फसल चक्र एवं समय पर दवा का छिड़काव किया जाता है। आगे हमारी उपज है। ठीक है, उपज यील्ड। संकर धान से औसतन 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। ओके, सामान्य धान के अकॉर्डिंग इसमें उपज अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव एवं अथवा, मतलब अगला क्वेश्चन ही है, अथवा उसको लिखेंगे या हम इसको करेंगे। ठीक है, जो हमें आता होगा वही लिखेंगे। ओके, जैव एवं अजैव खाद की प्रयोग विधि। ठीक है, तो देखिए, खादें पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। जो खाद होती है ना, वो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैव खाद और अजैव खाद। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम जैव खाद पढ़ते हैं। जैव खाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। जो जैव खाद होती है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जीवाणु खाद शामिल है। ठीक है, जैव खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है तथा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाती है। आगे क्या है, प्रयोग विधि। आगे हमारा प्रयोग विधि। जैव खाद को खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दिया जाता है और हरी खाद को फूल आने की अवस्था में खेत में पलट दिया जाता है। ठीक है, जीवाणु खाद का प्रयोग बीज उपचार या मिट्टी में मिलाकर किया जाता है। आगे क्या है, अजैव खाद। अगला हमारा है अजैव खाद। अजैव खाद में क्या है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अजैव खाद रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है। ठीक है, जो अजैव खाद होती है वो रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास आदि। ठीक है, ये खादें तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं। इसकी प्रयोग विधि क्या है, अजैव खाद का प्रयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। नाइट्रोजन को किस्तों में, जबकि फास्फोरस एवं पोटास को बुआई के समय दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आलू की खेती का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण प्रदूषण तथा इसका जीवित संचार पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो हम पहले आलू की खेती का वर्णन करते हैं। ओके, आलू की खेती का वर्णन करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम आलू की डेफिनेशन देखते हैं। आलू भारत की एक प्रमुख नगदी एवं खाद्य फसल है। जो आलू होता है वो भारत की नगदी एवं खाद्य फसल है। ठीक है, यह मुख्यतः रबी ऋतु में उगाई जाती है। आलू जो है वो रबी ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, और कम समय में अधिक उपज देने वाली फसल मानी जाती है। ठीक है, आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जलवायु एवं भूमि। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्रॉप का हम यदि वर्गीकरण लिखते हैं, ठीक है, यदि हम वो क्रॉप को कभी भी हम लिखते हैं पूरा, ठीक है, हमें डिस्क्राइब करने को आता है, तो हम सबसे पहले वो इसका बॉटैनिकल नेम, फैमिली और गुणसूत्र, ओके, और उत्पत्ति नाम पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद में ही हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर हमारा कौन सी स्केल है, जलवायु एवं भूमि। आलू की खेती के लिए ठंडी एवं नम जलवायु उपयुक्त है। ठीक है, ठंडी एवं नम जलवायु उपयुक्त है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कंद निर्माण के लिए सर्वोत्तम है। तो आगे देखिए, भूमि की तैयारी, ठीक है, सर्वोत्तम माना जाता है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, जिसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और आलू के लिए उपयुक्त होती है। जिसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए, दोमट या बलुई मिट्टी होनी चाहिए, ओके, और 15 से 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। वो जो भूमि होती है वो आलू के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ओके, आगे है भूमि की तैयारी।
भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी देखिएगा स्टूडेंट, भूमि की तैयारी, खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करके, खेत में 2 से 3 गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। ठीक है। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर मिला दें। ओके। और फिर उसके बाद में पाटा लगा दें और जैसे बोना है जो जिस विधि से उसको तैयार कर लें। ठीक है। बीज अगली स्टेज हमारी क्या है, बीज एवं बुआई। ठीक है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कंद का उपयोग किया जाता है इसमें आलू की बुआई के लिए। ठीक है। आलू में बीज के रूप में स्वस्थ एवं रोगमुक्त कंदों का प्रयोग किया जाता है। जो कि स्वस्थ हों, रोगमुक्त हों कंद, उनका ही प्रयोग करें। ठीक है। प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 क्विंटल बीज कंदों की आवश्यकता होती है और ऐसे कंद हमें उपयोग करने चाहिए जिनमें आँखें होनी चाहिए। ठीक है। बुआई कतारों में 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर करनी चाहिए। ठीक है। आगे क्या है, उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन। तो स्टूडेंट, आलू अधिक पोषक तत्व लेने वाली फसल है। ठीक है। आलू जो है अधिक पोषक तत्व लेने वाली फसल है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करेंगे और फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एंड पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करेंगे। ओके। फिर सिंचाई है। सिंचाई, आलू में 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कंद निर्माण के समय पर्याप्त नमी आवश्यक है। ओके। आगे देखिएगा, रोग एवं कीट नियंत्रण। आलू का प्रमुख रोग झुलसा होता है। ठीक। जो आलू का रोग होता है प्रमुख झुलसा होता है। ठीक है। इसके नियंत्रण हेतु मैनकोजेब का छिड़काव करें। ठीक है। मैनकोजेब का प्रयोग करें। आगे उपज हमारी कितनी प्राप्त हो जाती है देखिएगा। उन्नत विधियों से आलू की उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। ठीक है। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू की उपज मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण तथा इसका जीवित संसार पर प्रभाव लिखिए। ठीक है। 500 शब्दों में। ओके। पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है, देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जीव जंतुओं एवं मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार देखिएगा कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं। ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। पहला हमारा क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से श्वसन रोग, दमा, फेफड़ों की बीमारी एवं हृदय रोग बढ़ते हैं। ठीक है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी प्रभावित होती है। अगला क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से जलीय जीव नष्ट होते हैं। दूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड जैसे रोग फैलते हैं। ठीक है। अगला क्या है, मृदा प्रदूषण। अधिक रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता घटती है और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ओके। अब आगे हमारा क्या है देखिएगा, जीवित संसार पर प्रभाव। जीवित संसार पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता में कमी आती है, कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता भी घटती है। इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, वृक्षारोपण, हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जैविक खेती करेंगे। ठीक है। रसायन का कम प्रयोग करेंगे, जैविक खेती करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण कानून। ठीक है। जन जागरूकता। ठीक है। लोगों को हम बताएंगे, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। ठीक है। अगला देखिएगा, गन्ने की अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गन्ने की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। ठीक है। पहला क्या है, बोने का समय एवं बीज दर। दूसरा है बीज का चयन एवं शोधन। और तीसरा क्या है, एक प्रमुख रोग एवं नियंत्रण उपाय। ठीक है। एक प्रमुख रोग एवं उसका नियंत्रण। तो देखिएगा, गन्ने की खेती का वर्णन। पहले हम क्या करेंगे, गन्ने की खेती का वर्णन। तो क्या हो गया, गन्ने की खेती का वर्णन। गन्ना भारत की पहले तो स्टूडेंट आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है,
अगले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं। किसी भी खेती का वर्णन करने से पहले हमें उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि गन्ना का बोटेनिकल नेम सिकेरम ऑफिसिनेरम हो गया, ठीक है। गन्ने की फैमिली एंड गुणसूत्र एंड उसका उत्पत्ति स्थान, ठीक है। उसके बाद में ही हम उसका वर्णन करेंगे। आगे देखिएगा, गन्ना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है, जिसका उपयोग मुख्यतः चीनी, गुड़ एवं खोया बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, गन्ना एक वर्ष की फसल है, ठीक है। गन्ना एक वर्ष की ही फसल है और यह नकदी फसल है, ठीक है। गन्ने की सफल खेती के लिए उचित जलवायु, उन्नत बीज एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। इसके बोने का पहले इसके हमारी क्या थी, बोने का समय एवं बीज, ठीक है। तो स्टूडेंट, गन्ने के बोने का समय उत्तर भारत में 2 समय की जाती है। गन्ने की बुआई उत्तर भारत में 2 समय की जाती है। एक तो शरदकालीन बुआई, दूसरी बसंतकालीन बुआई। शरदकालीन बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और बसंतकालीन बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है, ठीक है। सिंपल सा है। ओके, आगे देखिएगा, आगे क्या है, बीज दर सामान्यतः 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पड़ती है, ठीक है। और जो इसका बीज रहता है वो मतलब 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। बीज के रूप में बीज स्वस्थ होना चाहिए। इसका जो गन्ना पड़ता है वो स्वस्थ होना चाहिए। टुकड़े 3500 से 4000 लगभग टुकड़े पड़ते हैं 1 हेक्टेयर में, ठीक है। और 2 से 3 आँखों वाले टुकड़े होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, बीज का चयन एवं शोधन। बीज हमेशा रोग मुक्त होना चाहिए। परिपक्व एवं स्वस्थ गन्ने से लिया जाना चाहिए। बीज शोधन के लिए गन्ने के टुकड़ों को कार्बेंडाजिम या थीरम एग्लॉल के घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबोया जाना चाहिए, ठीक है। इससे रोग से बचाव होता है। अगली स्टेज क्या है हमारी, एक प्रमुख रोग एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक है। तो रेड रॉट हम लिखेंगे, लाल सड़न रोग, ठीक है। गन्ने का प्रमुख रोग यह है, गन्ने का प्रमुख सबसे खतरनाक रोग लाल सड़न रोग ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट, लाल सड़न रोग जो होता है इसमें पत्तियां या गन्ना, ठीक है, इसमें लाल कलर का रोग लगता है, ठीक है। इसमें इसकी पत्तियां लाल हो जाती हैं, सड़ने लगता है गन्ना, ठीक है। लक्षण क्या, तना काटने पर अंदर से लाल रंग की धारियां दिखाई देती हैं, ठीक है। और नियंत्रण क्या है इसका, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करें, ठीक है। रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें, ठीक है। बीज शोधन अवश्य करें, ठीक है। इसकी उपज हम क्या लिखेंगे, गन्ने की उचित देखभाल से 700 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है, ठीक है। गन्ने की उपज जो है, यदि हम उचित देखभाल करेंगे, अच्छे से गन्ने की देखभाल करेंगे तो 700 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगला क्या था हमारा, देखिएगा, जो अथवा में दिया गया था, नहर द्वारा सिंचाई तथा जल भराव का भूमि एवं फसल पर प्रभाव, ठीक है, अथवा में दिया गया था। यदि हम गन्ने वाला करेंगे क्वेश्चन या फिर हम ये नहर, ठीक है। तो क्या है, नहर सिंचाई भारत की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है, ठीक है। इसके द्वारा खेतों तक स्थायी जल आपूर्ति की जाती है, ओके। यद्यपि नहर सिंचाई के अनेक लाभ हैं, ठीक है, लेकिन इससे जल भराव की समस्या भी उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, नहर द्वारा सिंचाई के लाभ लिखेंगे। पहले तो हम नहर द्वारा सिंचाई के लाभ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, बड़े क्षेत्रों में सिंचाई संभव है, ठीक है। बड़े क्षेत्रों में सिंचाई नहर से संभव है और खेती पर निर्भरता वर्षा से कम होती है, ठीक है। बहुफसली खेती को बढ़ावा मिलता है। जो हमारी बहुफसली खेती होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जल भराव का अर्थ, आगे क्या है, जल भराव का अर्थ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं जल भराव का अर्थ, जब भूमि की ऊपरी सतह पर या नीचे लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो इसे जल भराव कहते हैं। जो जल भराव होता है वो भूमि की ऊपरी सतह पर, मतलब जो हम कहीं फसल या ऐसे ही जो भूमि पड़ी रहती है उस पर जब जल भर जाता है और अधिक समय तक भरा रहता है तो इसे जल भराव कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, भूमि पर प्रभाव। इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा, मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं। जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं
और भूमि की वायु संचार क्षमता घट जाती है। जो भूमि की वायु संचार क्षमता होती है वो घट जाती है। ठीक है, आगे क्या है, लवणता एवं क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, और अब आगे क्या दिया गया है हमारा, फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव, तो स्टूडेंट जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। आगे फसलों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, फसल पीली पड़ जाती है, अधिक यदि फसलों में अधिक दिन तक पानी भरा रहे तो फसल हमारी पीली पड़ने लगती है। ठीक है, और उपज में भारी कमी आ जाती है। यदि हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो उपज कहाँ से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उपज में भारी कमी आ जाती है। और इसका नियंत्रण क्या है, समुचित जल निकाय व्यवस्था। ठीक है, नहरों की नियमित सफाई। ठीक है, और फसल चक्र अपनाना, कम पानी वाली फसलों की खेती। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट।